कैसे हो? पिछले 3 दिन की अपनी ऑनलाइन क्लास हो गई थी और उसमें काफ़ी स्टूडेंट हैं जो रेगुलर नहीं थे। इसके कारण से टॉपिक भी थोड़ा ऐसा था कि अगर आपने एक क्लास मिस कर दी तो अगली वाली क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसके लिए 3 दिन की क्लास हो गई थी। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं ये चाहूँगा कि हम आगे पढ़ने से पहले, जो हम आगे पढ़ेंगे उससे पहले जितना हमने पढ़ा है उसका हम एक शॉर्ट में रिवीजन कर लें, जिससे आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। तो ध्यान रखना इस विशेष बात का। और मैंने एक बात आपको कही है कि आप कमेंट्स में अगर कुछ पूछना चाहते हो वो पॉसिबल हो नहीं पाता है, क्योंकि कमेंट्स में पढ़ नहीं पाता पढ़ाते समय। तो मैंने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आए, तो जो मेरे नीचे लिखे व्हाट्सअप नंबर है उन व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर देना, जिससे जब भी मैं देखूंगा तो उसको नेक्स्ट या उसके अगले दिन जब भी अपनी ऑनलाइन क्लास होगी तो वहाँ मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये विशेष बात ध्यान रखें आप। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम वो पहले का रिवीजन पढ़ते हैं। अपना चैप्टर था रेडॉक्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th क्लास के हिसाब से भी, जो आगे भी अपने काम आता है। हम पढ़ रहे हैं 11th में, लेकिन इस चैप्टर की काफ़ी बातें हैं वो अपने 12th में भी काम में आएगी। तो शुरू करते हैं बिना टाइम ख़राब किए हुए। ज़्यादा से ज़्यादा अभी आप स्टूडेंट जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी साथी हैं उन सबको ये वीडियो शेयर कर दें, जिससे वो सब जुड़ सके, क्योंकि जितनी ज़्यादा वॉचिंग होगी पढ़ाने का इंटरेस्ट उतना ज़्यादा आता है। और उन 3 क्लासों में हमने काफ़ी पढ़ लिया था। फिर से हम एक छोटा सा रिवीजन करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, नाम हमने क्या लिखा था, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कह रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। और हमने ये भी समझा था कि जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है वो 2 अभिक्रियाओं का मिश्रण होता है। रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं कि सबसे पहले मैं लिख दूँ, यहाँ ऑक्स शब्द से ले रहे हैं तो ऑक्स से आपका रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन, जिसको आप हिंदी में कहते हो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्स से ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और रेड शब्द है वो लिया गया रिडक्शन से, और रिडक्शन शब्द का मतलब आपका क्या होता है, अपचयन। तो यहाँ से इतनी तो बात समझ में आनी चाहिए कि जो रेडॉक्स शब्द है वो रेडॉक्स शब्द 2 अभिक्रियाओं से मिलकर बना था, रेड और ऑक्स शब्द से। तो जो आपका जो रेड शब्द है वो तो लिया गया है रिडक्शन से, और रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। और जो ऑक्स शब्द लिया गया है वो लिया गया था ऑक्सीडेशन से। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर ले कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देखो रेडॉक्स का मतलब ये 2 अभिक्रिया होती है। तो जब दोनों अभिक्रिया साथ में भाग लेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो शॉर्ट में अगर समझना चाहे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ पूरा टॉपिक जो 3 दिन की क्लास में हमने पढ़ा था, कि वह अभिक्रिया जिसमें क्या लिखा है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, उसको आप क्या बोल सकते हो, रेडॉक्स अभिक्रिया। हिंदी में हमने नाम लिखा था अपचयोपचय अभिक्रिया बोलते हैं। तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि वह अभिक्रिया जहाँ पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है उसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। उसके बाद मैंने आपको कहा था ऑक्सीकरण और अपचयन। तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि 2 दोस्त थे,
एक का नाम था हाइड्रोजन और एक का नाम था ऑक्सीजन। दोनों में क्या हो गई थी याद हो तो, डिशम डिशम, डिशम डिशम हो गई। तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को क्या बोला कि मैं तुझको अपने घर नहीं बुलाऊंगा, छोटे बच्चे बोलते हैं। तो ऑक्सीजन ने बोला तू बुलाएगा क्या, मैं तेरे घर जाऊंगा ही नहीं। छोटे बच्चों की तरह इनमें झगड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के विपरीत है। जहाँ ऑक्सीजन होगा वहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा, जहाँ हाइड्रोजन होगा वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा। देखो अब देखो शब्द पकड़ो, ओ से ऑक्सीजन और ऑक्सीकरण, अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसका योग होगा, ऑक्सीजन का योग होगा। अब सीधी बात है, जहां मैंने कहा हाइड्रोजन जोड़ेगा वहां से कौन बाहर निकल सकता है, जहां ऑक्सीजन जोड़ेगा वहां पे हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का योग, या इसी को समझाने के लिए हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन का त्याग। अब हाइड्रोजन का त्याग बोल दो, हाइड्रोजन का निष्कासन बोल दो, मतलब एक ही होता है। अब जो चीज़ें ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होगी उसका जस्ट विपरीत या जस्ट उल्टा कौन सी अभिक्रिया में, अपचयन अभिक्रिया में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का त्याग, तो ये दो चीज़ें तो आपको आसानी से याद हो गई होगी। अब देखो सीधी सी बात है, इतना शॉर्ट में लिखा है, ज़्यादा अपने को काम की बातें भी नहीं है तो मैंने लिखी नहीं है। कि कोई पूछ ले ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हो, सिंपल सी परिभाषा दोगे, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का त्याग या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। और वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है या ऑक्सीजन का त्याग होता है, वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। लेकिन मैंने ये कहा था ये ओल्ड कंसेप्ट है जिससे अभिक्रिया समझने में प्रॉब्लम आती है। तो उसके आधार पर फिर हमने एक नई डेफिनेशन लेकर आए थे इलेक्ट्रॉन के आधार पे। किसके आधार पे, इलेक्ट्रॉन के आधार पे। और अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर जो मैंने आपको डेफिनेशन समझाई थी उसका तरीका ये था कि आपको याद करना था जो अप शब्द है वो हिंदी के कौन से शब्द से बना है, अग्र से। अप शब्द है वो हिंदी के अग्र शब्द से बना है। और जो अग्र शब्द में ये ग शब्द आता है और ग का मतलब होता है ग्रहण करना। क्या होता है, ग्रहण करना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नहीं समझ में आए तो याद करने का तरीका है जिससे हमें इजीली याद हो जाए कि अपचयन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। तो अपचयन अभिक्रिया में जो अप शब्द है वो हिंदी के कौन से शब्द से मान लिया, अग्र से बना हुआ मान लिया। और अग्र में जो ग शब्द है, अब इस ग से हमें साफ समझ में आता है मतलब क्या है, ग्रहण करना। तो यहाँ से आप याद एक चीज़ समझ सकते हो कि अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। और वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन, उल्टा कर दो, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी ऑक्सीकरण कहलाएगी। तो यहाँ से बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए कि वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, वो तो हो जाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और वह अभिक्रिया जहाँ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। तो यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर था। फिर हमने एक नया टॉपिक पढ़ा था, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो है ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर। देखा जाए तो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो हमें आगे की क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लिए आगे की क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्या, ऑक्सीकरण अंक का। तो ऑक्सीकरण अंक क्या था वो मैंने आपको पढ़ा दिया था, फिर से मैंने रिपीट कर ले कि किसी अणु या यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु पर जो आवेश होता है, किसी अणु या
यौगिक में, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिख दिया KMnO4, तो अब इस यौगिक में इस Mn पे जो आवेश होगा वो इसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अंक। तो हमने क्या कहा था, किसी अणु या यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु पर जो आवेश होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। फिर हमने ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम लिखे थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, नियम जो आपने समझ लिए होंगे, आज हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, फिर से उनकी प्रैक्टिस करेंगे। उससे आगे अब हम बात करें कि रेडॉक्स डेफिनेशन देनी हो या ऑक्सीकरण और अपचयन की डेफिनेशन, खासकर हम बात करें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा देनी हो कभी भी, तो आप सदैव याद रखना आप किसके आधार पर दोगे, ऑक्सीकरण अंक के आधार पर। अब इसको याद क्या करोगे, जब अभिक्रिया होगी तब या तो परमाणु आयन जो भी है उसके ऑक्सीकरण अंक में या तो वृद्धि होगी या ऑक्सीकरण अंक में कमी होगी। अब डेफिनेशन इसी पर देखो, ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण सेम शब्द आ रहा है तो ये इससे मिलता जुलता है, तो यहीं से याद करना है कि यदि ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो, ग्रोथ हो, इंक्रीजिंग हो, तो वह अभिक्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण। यदि ऑक्सीकरण अंक में क्या हो, कमी हो, तो वो क्या कहलाएगी आपकी अपचयन। तो यहाँ से हम शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं कि ऑक्सीकरण अंक में कमी, ऑक्सीकरण अंक में कमी। तो कमी है वृद्धि, बेटा वृद्धि होगी, ध्यान रखिए आप, हमें है ना मिलाए कि ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण अंक में क्या हो, वृद्धि हो, तब तो अभिक्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण। और यदि ऑक्सीकरण अंक में क्या हो, कमी हो, तो क्या कहलाएगा आपका अपचयन। तो माइंड में क्लियर होना चाहिए कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व, परमाणु या अणु के, वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व, परमाणु या अणु के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। और यदि किसी तत्व, परमाणु, अणु के ऑक्सीकरण अंक में क्या होती है, कमी होती है, तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। इतनी सी बातें थी। इसके पश्चात ऑक्सीकरण अंक क्या था वो निकालना हमने सीख लिया था। फिर भी अगर नहीं आए तो एक दो हम आज नए एग्जाम्पल ले लेते, उसके बाद हम आगे अपने टॉपिक को बढ़ाएंगे। तो जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने आज फर्स्ट बार क्लास अटेंड की होगी, तो उनसे विशेष आपके लिए बात है कि जब तक आप पहले वाले तीनों वीडियो को नहीं देखोगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 रेडॉक्स अभिक्रिया से रिलेटेड, तब तक आपको आगे की क्लासें बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो आज तो आप इस क्लास को अटेंड कर लें, लेकिन वो पहले वाले तीनों वीडियो कंप्लीट जब तक आप नहीं समझ पाओगे, तब तक आपको ये टॉपिक, और विशेषकर यहाँ तक तो समझ में आ जाएगा, लेकिन इससे आगे वाली क्लास बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो विशेष ध्यान देना है कि पहले वो तीनों वीडियो जिन जिन स्टूडेंट के नहीं देखे हुए हैं वो विशेषकर देख लें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिन्होंने साथ में था उन्होंने नोट कर लिया होगा। तो इसको मिटा देता हूं, अब आगे अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं। अब इसके बाद हमने ऑक्सीकरण अंक क्या होता है ये तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में महत्वपूर्ण बात यही है कि जब तक हमें ऑक्सीकरण अंक निकालना नहीं आएगा तब तक ना तो हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में बता पाएंगे, ना अपचयन अभिक्रिया के बारे में। और फिर मैंने इसके काफ़ी एग्जाम्पल करवा दिए थे, फिर आज कुछ नए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो एक एग्जाम्पल तो हम ये लेते हैं यहाँ पे, जिसे मैंने लिखा Na2S2O3। तो अब आपको बताइए कि जिसके नीचे मैंने रेखांकित कर दिया है हमें उसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है। अब जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए याद रखना, जिस तत्व, किसी यौगिक या अणु में जिस तत्व का हमें ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है उसको हम क्या मानते हैं,
वही माना कि x। तो x मानते हैं, तो अब देखो इसको x मानेंगे तो सोडियम कितने होते हैं, 2। सोडियम पर आवेश क्या होता है, +1, तो सोडियम का +1 लिख दिया। सल्फर कितने, 2, और सल्फर का ऑक्सीकरण ज्ञात करना तो इसको क्या मान लिया, x, तो कितने x हो गए, 2x। और ऑक्सीजन कितने, 3। ऑक्सीजन पे आवेश कितना होता है, -2। अब एक बात और गौर से, इस कंपाउंड के ऊपर कोई आवेश है क्या, कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 0। अगर कुछ भी आवेश होता तो वो इसके ऊपर आता। अब देखो +2 हो गए 2x, और 3 को -2 से गुणा किया तो -6 बराबर 0। तो कितना बच गया, कितना रह गया, 2x -4 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना, 4। तो x बराबर कितना हुआ, 4/2 बराबर 2। तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, कितना है, s का +2, कितना होगा, +2 आएंगे। इसके बाद 1-2 एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में यहाँ लिख लो, सिंपल सा H2SO3। यहाँ मुझे किसका ऑक्सीकरण निकालना है, सल्फर का। क्या लिखा है, H2SO3। अगर यहाँ निकालें तो देखो गौर से, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का होता है नॉर्मली +1। सल्फर को क्या मान लिया, x। कितने ऑक्सीजन, 3। एक ऑक्सीजन का -2 बराबर में 0। तो ये हो गए आपके 2x -6 बराबर 0। तो x -4 बराबर 0। तो x बराबर +4। तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीकरण क्या आ गया, x बराबर +4। तो इस प्रकार से हम किसी भी यौगिक में किसी भी परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर सकते हैं। और ऑक्सीकरण अंक हम जितना ज़्यादा ज्ञात करें कंपाउंड में, उतनी अपनी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि इसका ऑक्सीकरण अंक क्या है। अब कुछ अलग कंपाउंड की हम बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे BrCl5, चलो Cr3 कर लेते हैं, BrCl3। अब मुझे किसका ऑक्सीकरण ज्ञात करना है, यहाँ पे Br का। तो बेटा जिसका ऑक्सीकरण ज्ञात करना है उसको क्या मान लिया, x। Cl कितने, 3। और आप सब जानते हो हैलोजन पे आवेश कितना होता है, कितना, -1। तो 3 - 1 बराबर 0। तो x -3 बराबर 0। तो x बराबर +3। तो यहाँ ब्रोमीन का ऑक्सीकरण अंक कितना आ गया, +3 आ गए। अब एक विशेष एग्जांपल ले लेते हैं हम, KO2। और अगर यहाँ KO2 अगर आपको कभी एग्जाम में दिया हो मिलेगा, तो वो पोटेशियम का ऑक्सीकरण अंक नहीं पूछेगा, क्योंकि पोटेशियम का ऑक्सीकरण अंक तो सदैव कितना होता है, +1 लिखा था। वर्ग 1 के तत्वों का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, 1। लेकिन सवाल में क्या किसका पूछेगा आपको, ऑक्सीजन का, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का कहीं +2 भी होता है, कहीं माइनस में होता है, +1 -1 बहुत सी जगह इसका चेंज भी होता है। तो यहाँ किसका पूछा गया आपको, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक पूछा गया है। तो देखो पोटेशियम का तो आप जानते हो कितना होता है, +1। ऑक्सीजन कितने, 2। जिसका ज्ञात करना होता है उसको क्या माना, x। ऊपर कोई भी आवेश नहीं है तो कितना कर दिया, 0। कितना कर दिया, 0। अब देखो बेटा आगे, तो +1 और +2x बराबर 0। अब देखो ये एक उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 2x बराबर -1। तो x बराबर -1/2। तो यह विशेष बात देखो कि आपके इस ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना आया है, -1/2। अब आपको याद होना चाहिए कि हमने क्लास में ये बात की थी, जहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -1
-1/2 आता है, वहाँ पर आप उसको क्या बोलते हो? कमेंट्स में जल्दी से क्या बोलेंगे? जहाँ -1/2 आता है, जो पूरा नाम लिखे तो समझ में आ जाएगा। के को तो पोटेशियम बोलेंगे, और जहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीजन -1/2 आता है उसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। नाम क्या लिख दिया इसका? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो उम्मीद है कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, तो ये इजीली आपको समझ में आ गए होंगे कि हम कैसे ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करेंगे। तो जल्दी से इनको आप नोट कर लें, इसके शॉट ले ले हैं, फिर हम आगे बात करें। तो अब इसे मिटा देते हैं। अब देखो आगे, अब एक दो एग्जाम्पल में थोड़े से अलग ले लेते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि अगर पढ़ा हुआ होगा तो ही ऐसे एग्जाम्पल हो पाएंगे। जैसे एक तो सिंपल सा, वो तो आप बता दोगे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर MnO4-, कंपाउंड के ऊपर माइनस का निशान है। अब सबसे पहले तो आपको देखा कि ऑक्सीकरण अंक किसका निकालना है? मैग्नीज का। तो जिसका ऑक्सीकरण अंक निकालना होता है उसको हम क्या मानते हैं? X। ऑक्सीजन कितने होते हैं? 4। एक ऑक्सीजन का -2 बराबर। अब हर बार हम क्या करते थे? बराबर के इधर 0 लिखते थे, क्योंकि उस कंपाउंड के ऊपर भी कुल आवेश कितना होता था? 0। मैंने ये कहा कि यहाँ पर जितना आवेश होगा वो आवेश हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। तो इस पर कितना है? माइनस कितना? 1। तो यहाँ मैंने लिख दिया -1। -1। तो x प्लस, अब देखो x माइनस को 2 को 4 से गुणा करेंगे तो -8 बराबर -1। तो x बराबर -1 उधर जाएगा तो +8। तो x बराबर +7। तो यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक कितना आ गया? +7 आ गई। यह आपकी एक रिवीजन क्लास है जो 3 दिन में हमने पढ़ी थी, उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं कि जिससे अपनी आगे की क्लास है वो कंटिन्यू दमदार तरीके से हो सके। अब आगे एक कंपाउंड लिख रहा हूँ NiCO4। NiCO4। अब इसमें ऑक्सीकरण अंक हमें किसका निकालना है? निकेल का, Na का। अब देखो Na का ऑक्सीकरण अंक हम तब निकाल पाएंगे जब हमें किसके बारे में पता हो? CO के बारे में पता हो। किसके बारे में पता हो? CO। अब बेटा देखो, नॉर्मली CO जो आपने पढ़ते हो, तो यहाँ से रिपीट कर दूँ, माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, गलती ना हो कभी, कि 2 चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। एक तो C बड़ा और O छोटा, और एक C बड़ा और O भी बड़ा। अगर C बड़ा और O छोटा तो वो तो होता आपका तत्व, जो होता परमाणु क्रमांक 27, और 27 पे आता उसका नाम जानते हो? जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए। तो उसको तो हम क्या बोलेंगे? कोबाल्ट। क्या नाम दे दिया आपने? कोबाल्ट। लेकिन जब C बड़ा और O भी बड़ा, तो नॉर्मली आप जो लोग बोलते हो उसका नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नाम क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी कार्बन मोनोऑक्साइड को हम, जब आप आगे 12th क्लास में पढ़ोगे तो इसको हम कार्बोनिल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कार्बोनिल। इस कार्बन मोनोऑक्साइड को हम क्या बोल देते हैं? कार्बोनिल। और ध्यान रखना बेटा, इस कार्बोनिल का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? 0। कार्बोनिल की बात कर रहा हूँ। इस कार्बोनिल होता है, उस पर कुल आवेश 0 होता है। अब अगर आपको इसका Na का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है तो Na को क्या माना? X। अब जो कार्बोनिल, CO आप क्या बोलोगे? कार्बोनिल। कार्बोनिल पर कुल आवेश कितना होता है? 0।
तो यहाँ क्या किया, 0, ऊपर कुछ भी नहीं है तो 0, तो x 0 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, अंगुलियों पे नहीं जाना बेटा, 0 ही होता है। कहीं पर आप हाँ में हाँ मिला दो तो 0 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 0 बराबर 0, तो x कितना हो गया, 0 हो गया। x का मान कितना हो गया, अर्थात यहाँ पर निकिल का ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया, निकिल का ऑक्सीकरण अंक 0 हो गया। अब बेटा बहुत बार क्या होता है कि हम किसी को, जैसे स्टूडेंट को बोलते थे बेटा तो 0 है, तो किसी को अगर हम 0 बोलते हैं तो वो ऐसे सोचता है कि सर ने हमें कुछ गलत कह दिया। मेरी तो एक बात माननी है, मानो तो अगर हमें कभी बनना है तो 0 होना चाहिए, अपनी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, 0। अब 0 के मतलब कैसे कि 0 की खुद की कोई वैल्यू नहीं है। एक बात कर लें, एक मिनट बात करें। अपनी बात किसकी चल रही थी, बात किसकी चल रही थी, शून्य की, जिसको आप 0 बोलते हैं। बेटा 0 की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अगर 0 किसी के साथ जुड़ गया, अब यहाँ पर ये 1 और 2 है, कोई वैल्यू नहीं है इनकी इतनी, लेकिन अगर 0 किसी भी संख्या के साथ जुड़ जाता है तो उसकी वैल्यू बन जाती है। तो ये अपने साथ होना चाहिए, अपनी इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि चाहे 0 की तरह, चाहे खुद की वैल्यू हो ना हो, लेकिन किसी के साथ खड़े हो गए तो उसकी भी वैल्यू हो जाए। तो कैसे होनी चाहिए, 0। तो ये बात याद रखना, सनी की बात कहती है कि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन 0 जिसके साथ जुड़ जाता उसकी वैल्यू बन जाती है। तो चलो ये तो अपने पॉइंट ऐसी छोटी मोटी बातें थी। तो बात पसंद आई हो तो लाइक कर देना। और इतनी देर से अपनी क्लास है चल रही है, ऑनलाइन क्लास है, तो मैंने आपको बहुत बार कहा कि जब तक वॉचिंग ज़्यादा नहीं आती तो पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आता है। इसलिए आप लोगों को कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस ऑनलाइन क्लास के लिंक को शेयर करें, जिससे आपके जितने भी सहपाठी हैं वो सब जुड़ सके। और एक बात मैंने आपको ये कही थी कि बीच में मैंने पहले ऑनलाइन क्लास ली थी, अपनी बंद हो गई थी, लेकिन अब से जो अपनी ऑनलाइन क्लास है, जब तक अपनी 11th की एग्ज़ाम नहीं होती है तब तक अपनी कंटिन्यू ऑनलाइन क्लास चलेगी। और डेली, बस संडे को ये कभी विशेष दिन का ही ऑफ रहेगा, बाकी डेली आपकी क्लास चलती रहेगी। टाइमिंग आपको पता ही है, इसलिए अपने जितने भी सहपाठी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसको नोट कर लें, फिर हम अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से इसका। तो अब आगे और बात कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं उम्मीद करूँगा कि ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात करते हैं वो तो आपको पता चल गया होगा, और अब आसानी से आप ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर सकते हैं। अब एक विशेष बात कर लेते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया अपनी क्लास को कि समझते ही चीज़ को करना क्या है। कल मैंने आपको, कल का मतलब जब अपनी लास्ट ऑनलाइन क्लास हुई थी तब हमने 3 शब्द लिखे थे, वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था, वो मैं फिर से रिपीट समझा दूँ आपको। अब हम समझते हैं कि एक शब्द मैंने लिखा है ऑक्सीकरण, इसकी डेफिनेशन तो आप समझ गए। एक होता है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, और एक शब्द हम लिखते हैं ऑक्सीकृत पदार्थ। समझना, ऑक्सीकरण ये तो अभिक्रिया हो गई, और अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको हम ऑक्सीकारक या ऑक्सीकृत पदार्थ कहेंगे। अब किनको कहेंगे उनको मैं समझाऊंगा। यहाँ पर एक शब्द मैंने लिखा अपचयन। क्या लिखा? अपचयन। इससे मिलता जुलता शब्द आता है अपचायक, और इसी से मिलता जुलता एक और शब्द होगा अपचयित। बहुत बार बच्चे इस पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, मतलब कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, और बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ हमारी गलती हो जाती है। तो सबसे पहले आप कुछ शब्द को समझो, जो मैं समझाना जो चाह रहा हूँ आपको, कि पहले बात तो आपके जो 6 शब्द लिखे हैं, 3 ऑक्सीकरण से रिलेटेड शब्द है, वो 3 अपचयन से रिलेटेड शब्द है, कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकृत, अपचयन, अपचायक, अपचयित। अगर मुझे ये पूछा जाए अपचायक पदार्थ किसे कहते हैं, तो मैं ये कहूँगा वे पदार्थ
वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। सर ये क्या मामला आ गया? चलो रेड पेन से अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो अपने ब्लैक से लिख लेंगे इसको। यहां से आप समझो, अपचायक का मतलब होता है वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाली अभिक्रिया कौन सी होती है? ऑक्सीकरण होती है, समझ लेना विशेष बात। और वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उल्टा है बेटा, सेम नहीं है। नाम तो ऑक्सीकरण और ऑक्सीकार सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ क्रिया जस्ट उल्टी होती है। तो यहाँ से एक तरीका मैंने बताया था। देखो नॉर्मली क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो एग्जाम में आपको एक समीकरण मिलेगी, उस समीकरण में ये चार चीज़ें मिलेंगी। ये तो अभिक्रिया इसको नहीं पूछेंगे, ये चार मिलेंगी कि ऑक्सीकारक पदार्थ बताइए, अपचायक पदार्थ बताइए, ऑक्सीकृत पदार्थ बताइए और अपचयित पदार्थ बताइए। तो यहाँ पर ऑक्सीकारक और अपचायक जस्ट ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अर्थात अगर आपको पूछा जाए अपचायक की परिभाषा दो, तो सीधा अपचायक का मतलब आप अपचयन पर नहीं जाओगे। अगर अपचायक की परिभाषा पूछे तो अपचयन की परिभाषा नहीं बताओगे। अपचायक के पूछने पर किसी परिभाषा होता नहीं आपको। ऑक्सीकरण में हमने पढ़ा था ना, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ कहेंगे। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो पदार्थ क्या कहलाएगा? अपचायक। ठीक है। और ऑक्सीकृत सेम कंडीशन है, ये दोनों सेम। तो आपको याद क्या करना है, समझ लेना कि हम इसको एक इससे डब्बे के बना दिया। समझना कि आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ऑक्सीकरण, अपचायक और ऑक्सीकृत तीनों एक ही है। ऑक्सीकरण की परिभाषा आप सबने रट रखी है कि जब ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। वो पदार्थ अपचायक और एक और क्या हो सकते हैं? ऑक्सीकृत। दूसरे वाला समझे तो अपचयन, ऑक्सीकारक और अपचयित, ये तीनों भाई एक जैसे। समझ जाओगे, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लिखने में तो ऑक्सीकारक इससे लग रहा है, लेकिन ये इसकी इससे नहीं बनती है, इसके साथ समानता दर्शाता है। और दिखने में ये इसके जैसा है, लेकिन इसके जैसा नहीं, ये यहाँ पर है। तो याद क्या करना, ऑक्सीकरण, अपचायक, ऑक्सीकृत एक ही चीज़ है। अपचयन, ऑक्सीकारक और अपचयित, ये तीनों भी एक जैसे हैं। अब इनको चेंज कैसे करेंगे समझना कि अगर आपको एक सिंपल सी अभिक्रिया लिख लेते हैं कि Zn प्लस Cu2 प्लस, Zn प्लस Cu2 प्लस, इससे हमने बना दिया Zn2 प्लस और Cu। क्या बना दिया? Cu। सिंपल सा लिखा, कोई हार्ड नहीं लिखा है। Zn प्लस Cu2 प्लस से ये बना। अब प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया, निम्न अभिक्रिया में ऑक्सीकारक पदार्थ, अपचायक पदार्थ, वैसे यहाँ नीचे लिखना था जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ऑक्सीकृत पदार्थ और अपचयित पदार्थ बताइए। अब करना क्या वो समझ लो। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है और अपचयन कहाँ पर है, ये समझना है। तो अब देखो कि Zn है, इस Zn का अगर आप ऑक्सीकरण अंक निकालोगे तो कितना आएगा? 0। हमने पढ़ा था मुक्त अवस्था में कोई भी तत्व तो ऑक्सीकरण 0 होता है। Cu2 प्लस, किसी भी आयन के ऊपर जो आवेश होता है वो उसका ऑक्सीकरण अंक है। यहाँ Zn का ऑक्सीकरण कितना आएगा? +2 और Cu कितना हो जाएगा? 0। अब समान को समान से मिला दो, तो जिंक को जिंक से मिला दिया और कॉपर को कॉपर से मिला दिया। अब गौर से देखो, Zn का ऑक्सीकरण कितना था? 0। Zn के ऑक्सीकरण से कितना हो गया? Zn2 प्लस। तो अब साफ समझ में आ रहा कि ऑक्सीकरण 0 से +2 हो गया।
Zn से Zn2 प्लस बनने का मतलब इसका ऑक्सीजन अंक 0 से +2 हो गया। अब 0 से +2 होगा तो ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हुई है। ऑक्सीकरण अंक में क्या हुई है? वृद्धि। और ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होने का मतलब आपने कौन सी अभिक्रिया पढ़ी? ऑक्सीकरण। इसका मतलब ये बात समझ में आनी चाहिए कि Zn से Zn2 बनना तो कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण। अब देखो Cu2 प्लस का था +2 और यहां क्या हो गया? 0। तो +2 से 0, इसका मतलब ऑक्सीकरण अंक में कमी आ गई। अतः Cu2 प्लस से Cu का बनना कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपचयन हो गई। तो पहले तो ये पहचान करनी आनी चाहिए कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया लिखी है उसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सी है और अपचयन अभिक्रिया कौन सी है, तो वो तो हमने समझ ली। अब एक बात और, नॉर्मली बच्चे जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो क्या करते हैं? हाँ, 1 2 3 4 पूछे और ये 4 पदार्थ, तो 2 यहाँ उतार देंगे और 2 यहाँ उतार देंगे। सबसे पहली बात कि कभी भी आपको इस प्रकार के 4 सवाल पूछे जाए तो उत्पाद वाला कभी भी आंसर नहीं होगा। ये अभिकारक है और ये उत्पाद, तो ये उत्पाद वाला तो आपका आंसर होगा ही नहीं, आंसर केवल यहाँ से होगा। अब देखो आपको पहला पूछा जा रहा है क्या? ऑक्सीकारक पदार्थ। अब बेटा जो सामने अभिक्रिया लिखी है, ऑक्सीकारक का मतलब हमें क्या याद करना था? अपचयन। ऑक्सीकारक का मतलब हमें क्या याद करना है? अपचयन। अब देखो अपचयन कहाँ हो रहा है? Cu2 प्लस से Cu, तो मैंने कहा इधर वाले में तो आंसर देना नहीं है। अब इधर देख लो अपचयन केवल किसका हो रहा है? Cu2 प्लस, तो इस यहाँ पर आंसर हो जाएगा Cu2 प्लस। अब आपको आंसर क्या देना है? अपचायक। किसका आंसर देना है? अपचायक। तो अपचायक का मतलब ऑक्सीकरण, अपचायक का मतलब ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण देख लो किसका होगा? Zn का। अब पूछा गया ऑक्सीकृत पदार्थ। मैंने फिर से कहा कि आपको उत्पाद की तरफ तो जाना ही नहीं है, ठीक है। ऑक्सीकृत पूछा है तो ऑक्सीकृत का मतलब अपचायक, अपचायक का मतलब, मैंने कहा ये तीनों एक ही है, तो ऑक्सीकृत का मतलब आंसर क्या देना है? ऑक्सीकरण। तो अब देख लो इन दोनों में ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? Zn का, तो आंसर क्या आ गया? Zn। अब आपसे क्या पूछा गया? अपचयित। क्या पूछा गया? अपचयित पदार्थ। अपचयित पदार्थ, तो अपचयित पदार्थ पूछा गया, इसका मतलब आंसर क्या होगा? अपचयन। अपचयित पदार्थ पूछा गया, इसका मतलब आंसर क्या होगा? अपचयन। अपचयन कौन है? Cu, तो यहां आंसर हो जाएगा Cu2 प्लस। तो उम्मीद है कि इतना बताने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इस क्लास का मतलब आज यही था कि जितना मैंने पढ़ाया है उस सबका आज रिवीजन हो गया। कल इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये मान के चलना कि जब आपकी एनुअल एग्जाम होगी तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको एक समीकरण मिलेगी और समीकरण में ये पूछा जाएगा कि इस रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना है। अब यह संतुलित करने का मतलब 10th वाले के अकॉर्डिंग नहीं होगा, नए रूल होंगे। तो कल हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्लास है। फिर से लास्ट में वही बात की, अगर अभी तक आपने पहले के तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो तीनों कहाँ मिलेंगे? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप जहाँ से आप उसको देख सकते हो। इसके अलावा चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस सब्सक्राइब पर रेड कलर से लिखा हुआ उसको क्लिक कर दोगे तो वो ब्लैक हो जाएगा, इसका मतलब आपने सब्सक्राइब कर लिया है। और एक घंटी का निशान है उसको बजा दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा जब भी ऑनलाइन क्लास होगी तो आपके पास उसका तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे आपने व्हाट्सएप नंबर देखे होंगे, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। चलो इसी के साथ आज आपकी क्लास समाप्त।